इसी साल 28 फरवरी 2026 की उस सर्द सुबह को कौन भूल सकता है। तो ईरान एक ऐसा महाआयोजन करने जा रहा है जिसकी कल्पना भी रूह कपा देती है। जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और सबसे घातक साझा सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया था। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े जनाजे में शामिल होंगे? यह सवाल जितना सीधा दिखता है, इसका जवाब उतना ही बारूदी है। आज शुरुआत उस सवाल से करेंगे जो इस वक्त नई दिल्ली के रायसीना हिल से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस और तेल अवीव के वॉर रूम तक गूंज रहा है। यह वह सवाल है जो इस वक्त सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आधी दुनिया की सांसें थामे बैठा है। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 9 जुलाई के बीच ईरान में होने वाले इतिहास के सबसे बड़े जनाजे में शामिल होंगे? यह सवाल जितना सीधा दिखता है, इसका जवाब उतना ही बारूदी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, जिन्होंने पूरे 36 सालों तक ईरान की सत्ता पर, वहां की फौज पर, वहां की तकदीर पर एक लोहे की मुट्ठी से राज किया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसी साल 28 फरवरी 2026 की उस सर्द सुबह को कौन भूल सकता है, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और सबसे घातक साझा सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया था और खामेनेई के बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। अब जब 4 महीनों के भीषण तनाव के बाद युद्ध खत्म होने की खबरें आ रही हैं, तो ईरान एक ऐसा महाआयोजन करने जा रहा है जिसकी कल्पना भी रूह कपा देती है। नमस्कार, मैं हूं यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। तेहरान से लेकर मशहद तक सरहदों को लांघकर इराक के पवित्र शहरों नजफ और करबला तक एक ऐसा जनाजा निकलने वाला है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे। अगर यह दावा सच साबित हुआ तो यह मानव इतिहास का अब तक का सबसे विशालकाय, सबसे बड़ा जनाजा होगा। और इस जनाजे के लिए ईरान ने पूरे विश्व से काफी लोगों को न्योता भेजा है, जिसमें से 23 जून मंगलवार को एक बेहद खास लेकिन कूटनीतिक रूप से बेहद वजनी न्योता सीधा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। इस न्योते के भारत पहुंचते ही दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। भारत एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां उसका एक भी गलत कदम दशकों की विदेश नीति को तहस नहस कर सकता है। अब जरा इस चक्रव्यूह की परतों को खोलते हैं। भारत के सामने यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार में जाने या ना जाने का शिष्टाचार नहीं है। ये 2 महाशक्तियां, 2 विचारधाराओं और 2 बिल्कुल विपरीत रणनीतिक साझेदारों के बीच संतुलन साधने की सबसे कठिन परीक्षा भी है। आप खुद को भारत की जगह रखकर सोचिए। एक तरफ हमारा दशकों पुराना परखा हुआ दोस्त ईरान खड़ा है। ईरान वो देश है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमेशा से रीढ़ की हड्डी रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा दांव लगा है चाबहार पोर्ट पर। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं, समुद्र का किनारा नहीं है। यह भारत के लिए वो रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया के विशाल बाजारों तक अपनी सीधी पहुंच बनाता है। इस पोर्ट में भारत ने अरबों डॉलर का निवेश भी किया है, अपनी कूटनीतिक साख लगाई है। अगर भारत इस दुख की घड़ी में ईरान की पीठ थपथपाने नहीं पहुंचता तो तेहरान इसे एक गहरे दोस्त की बेरुखी मानेगा और चाबहार पर लगा भारत का दांव सीधा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन सिक्का पलटी है हुजूर। दूसरी तरफ खड़े हैं अमेरिका और इजराइल। अमेरिका आज के दौर में भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक, तकनीकी और व्यापारिक साझेदार है। इजराइल वो मुल्क है जो हर मुश्किल वक्त में भारत को हथियार और खुफिया तकनीक की सप्लाई सुनिश्चित करता आया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, खामेनेई की किसी बीमारी ने नहीं मारा, खामेनेई को किसी और रीजन से नहीं उसकी डेथ हुई। अली खामेनेई को अमेरिका और इजराइल के मिसाइल दागे जाने के बाद मौत की नींद सुलाया गया है। वॉशिंगटन और तेल अवीव की नजरों में खामेनेई उनके सबसे बड़े दुश्मन थे।
अब आप ही सोचिए, जिस शख्स को अमेरिका और इजराइल ने दुनिया का सबसे बड़ा खतरा मानकर मार दिया, उसके जनाजे में अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी खड़े दिखाई देंगे, तो वॉशिंगटन और तेल अवीव में क्या संदेश जाएगा? क्या ट्रंप प्रशासन, आने वाला अमेरिका नेतृत्व और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल के इसे भारत का एक विरोधी कदम नहीं मानेंगे? क्या इससे भारत अमेरिका के बीच सालों की मेहनत से बनी रणनीतिक ऊंचाइयों पर बर्फ नहीं जम जाएगी? इस पूरे खेल में एक और किरदार है जो भारत की बेचैनी को 100 गुना बढ़ा रहा है, और वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त अपना बैकपैक तैयार किए बैठे हैं। वो इस ताक में है कि जैसे ही तेहरान की धरती पर कदम रखने का मौका मिले, वो वहां पहुंचकर सारा क्रेडिट लूट लें। पाकिस्तान इस पूरे 4 महीने के युद्ध के दौरान मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका में खुद को आगे रखता आया है, जिससे ईरान के नए नेतृत्व के साथ उसके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे और कूटनीतिक रूप में मजबूत दिख रहे हैं। अब अगर इस ऐतिहासिक जनाजे के मंच पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सीना ताने खड़ा रहता है और भारत वहां से पूरी तरह नदारद रहता है, तो पूरे शिया जगत में और पूरे मिडिल ईस्ट में यह संदेश जाएगा कि भारत ने अपने पुराने दोस्त को छोड़ दिया। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग दिखाने के लिए करेगा। यह वह कूटनीतिक जवाब है जो भारत को आसानी से ना कहने की इजाजत नहीं देता। लेकिन इस दुनिया की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा, इतिहास के उस पन्ने पर जो इसी साल 28 फरवरी 2026 को लिखा गया। वो सुबह के 5:15 बजे का वक्त था। ईरान में एक साथ आसमान से आग बरसती है। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और स्टेल्थ ड्रोन्स इतिहास के सबसे बड़े जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। निशाने पर कोई सैन्य छावनी नहीं थी, बल्कि ईरान के सबसे एक स्ट्रॉन्ग नेता अयातुल्ला अली खामेनेई थे। खामेनेई को मारना कोई मामूली खेल नहीं था। जून 2025 में, यानी आज से 1 साल पहले, जब 12 दिन की भीषण जंग हुई थी, उसके बाद से ही अली खामेनेई पूरी दुनिया की नजरों से ओझल हो गए थे। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे जमीन के सैकड़ों फीट नीचे एक ऐसे आधुनिक बंकर कॉम्प्लेक्स में रह रहे थे जहां पहुंचने वाली लिफ्ट को भी ऊपर से नीचे जाने में पूरे 5 मिनट का समय लगता है। कंक्रीट और स्टील की कई परतों के पीछे छिपा ये दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान माना जाने वाला एक इंसानी मेड बंकर है। CIA और मोसाद महीनों से उनकी एक एक हरकत पर नजर रख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इशारा किया था कि उन्हें पता है निशाना कहां है, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही खुफिया इनपुट मिला कि खामेनेई बंकर से ऊपर आ रहे हैं, पलक झपकते ही उस पूरे कॉम्प्लेक्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इस हमले में सिर्फ खामेनेई की नहीं, बल्कि उनकी बेटी, दामाद और नाती भी मारे गए। शुरुआती दिनों में ईरान ने इस खबर को छुपाया। कई थ्योरीज चली, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया कि 36 साल के एक लोहा का युग उसका अंत हो गया है। अब बात करते हैं इस जनाजे की क्रोनोलॉजी और इसकी तारीखों के पीछे छिपी गहरी सियासत की। खामेनेई की मौत फरवरी में हुई थी और आज हम जून के आखिरी हफ्ते में खड़े हैं। इतने महीनों तक किसी शव को दफनाने से रोके रखना इस्लामी परंपराओं के लिहाज से बेहद असाधारण और हैरान करने वाला फैसला है। आमतौर पर इस्लाम में पार्थिव शरीर को 24 से 48 घंटों के भीतर दफना दिया जाता है, लेकिन खामेनेई का जनाजा महीनों टाला गया। क्यों? इसके पीछे ईरान की सोची समझी रणनीति है, युद्ध के हालात, सुरक्षा की चुनौतियां और एक ऐसा माहौल तैयार करना जो दुनिया को ईरान की एकजुटता दिखा सके। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इस जनाजे की शुरुआत होने जा रही है 4 जुलाई को। जी हां, 4 जुलाई ये वही दिन है जब अमेरिका अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार, अपना स्वतंत्रता दिवस यानी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती है। जिस अमेरिका ने खामेनेई को मिटाने के लिए मिसाइलें दागी थी, अब उसी अमेरिका के जश्न के दिन ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शोक और शक्ति प्रदर्शन आयोजित करने जा रहा है। इसे आप महज एक इत्तेफाक कहेंगे, एक कूटनीतिक विडंबना कहेंगे, या फिर अमेरिका को चिढ़ाने के लिए एक सोच समझकर तैयार किए गया प्लान कहेंगे।
ईरान के आधिकारिक प्लान के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को खामेनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान के विशाल ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में आम जनता के आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर एक ऐतिहासिक जुलूस निकलेगा। 7 जुलाई को यह काफिला ईरान के सबसे पवित्र और धार्मिक शहर कुम पहुंचेगा, जहां विशेष मजहबी रस्में होंगी। लेकिन बात यही नहीं रुकती। यह जनाजा सरहदों को पार करके पड़ोसी मुल्क इराक के शिया पवित्र स्थलों तजफ और करबला की दरगाह तक जाएगा, जहां पूरी दुनिया से आए शिया विद्वान और आम लोग प्रार्थना करेंगे। यानी ईरान जनाजे के जरिए सिर्फ अपने देश के लोगों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि पूरी दुनिया में फैले शिया जगत को एक धागे में पिरोकर अपनी मजहबी और अपनी कूटनीतिक ताकत का एहसास करा रहा है। और आखिरकार 9 जुलाई को अली खामेनेई को उनकी जन्मस्थली ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में दफनाया जाएगा। मशहद को क्यों चुना गया? इसके पीछे भी एक बहुत गहरी आध्यात्मिक और राजनीतिक सोच है। मशहद सिर्फ एक शहर नहीं है, यह शिया समुदाय की आत्मा है। वहां शिया परंपरा के 8वें इमाम रजा की बेहद पवित्र दरगाह है, जहां पर साल दुनिया भर से करोड़ों जायरीन आती हैं। खामेनेई वहीं पैदा हुए थे और वहीं उनका सफर खत्म होगा। लेकिन किसी नेता को इमाम रजा के परिसर से दफनाना या उसमें दफनाना सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, यह इस राजनेता को इतिहास के पन्नों से उठाकर हमेशा हमेशा के लिए एक पवित्र धार्मिक प्रतीक बना देने की ईरानी संस्थाओं की एक सोची समझी कूटनीतिक राजनीतिक कोशिश भी है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आंकड़ों को लेकर भी उठता है। ईरान के दावे के मुताबिक इन विभिन्न शहरों में होने वाले आयोजनों को मिलाकर कुल 2 करोड़ लोग इस जनाजे का हिस्सा बनेंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह भीड़ सच में अपने आप उमड़ेगी या फिर ईरान की सरकार अपनी साख बचाने और दुनिया को डराने के लिए दूसरे शहरों से लोगों को बसों में भर भर कर लाएगी ताकि करोड़ों का यह आंकड़ा छुआ जा सके। हालांकि भारत में भी इसकी गूंज दिखाई दे रही है। श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक की सड़कों पर खामेनेई के पोस्टर लेकर शिया समुदाय ने शोक जुलूस निकाले थे, जो यह साबित करता है कि भावनाओं का सैलाब वास्तविक तो है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी अगर कभी देखें तो अपना एक इतिहास रखता है। साल 1990 को याद कीजिए या फिर उसके आसपास के समय को याद कीजिए, जब ईरान के इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामेनेई का निधन हुआ था। तब दावा किया गया था कि 1 करोड़ लोग सड़कों पर थे, जो उस वक्त की ईरान की कुल आबादी का 6वां हिस्सा था। हालांकि उस समय के स्वतंत्र विदेशी पत्रकारों ने इस आंकड़े को 20 से 40 लाख के बीच बताया था। यानी आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कूटनीति कोई नई नहीं है, परंतु इस विशाल भीड़ के पीछे एक बहुत बड़ा और खौफनाक खतरा भी छिपा है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां नजरअंदाज नहीं कर सकती। 1989 के उस खामेनेई के जनाजे में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि वहां भयंकर भगदड़ मच गई। उस त्रासदी में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। आज का ईरान एक अलग दौर से गुजर रहा है। यह अभी अभी 4 महीने की एक विनाशकारी जंग से बाहर आया है। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और उसका नेतृत्व घायल है। ऐसे में 2 करोड़ की भीड़ को नियंत्रण करना किसी इम्पॉसिबल टास्क जैसा होगा। और खतरा सिर्फ भगदड़ का नहीं है, खतरा टारगेटेड हमलों का भी है। इतिहास गवाह है कि ईरान में जनाजों के बीच में भी मौत का खेल खेला जा चुका है। साल 2024 में जब तत्कालीन राष्ट्रीय इब्राहिम राइसी के जनाजे का कार्यक्रम चल रहा था, ठीक उसी दौरान तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया को एक गुप्त हमले में मार गिराया गया था। यह ईरान का वो सुरक्षा चक्र है जो अपने मेहमानों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाता, और यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ऐसे आयोजनों में जाने में कतराते भी हैं। इसके ऊपर एक और गहरा रहस्य है कि खामेनेई के बाद ईरान के नए सुप्रीम कमांडर के रूप में उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को 8 मार्च को जिम्मेदारी तो सौंप दी गई, जिन्हें अपने पिता से भी कहीं ज्यादा कट्टर और सख्त माना जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मुज्तबा खामेनेई पिछले कई हफ्तों से सार्वजनिक रूप से पूरी तरह गायब है।
खुफिया गलियारों में अफवाहें गर्म हैं कि क्या वो भी किसी हमले में घायल हैं या कोमा में हैं। क्या इस जनाजे के दौरान उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। इन तमाम अनसुलझे सवालों के बीच सुरक्षा का यह डर भारत के सुरक्षा सलाहकारों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच रहा है। तो फिर अब सवाल वही आकर ठहर जाता है जो हम सीधी बात में आपसे कर रहे हैं कि भारत क्या करेगा, किसे नाराज करेगा और किसे खुश करेगा। क्या दुनिया का यह सबसे बड़ा जनाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की अब तक की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा बनने जा रही है। ईरान को न्योता दिल्ली की मेज पर मौजूद है, यानी कि ईरान की तरफ से न्योता आ चुका है। सरकार की तरफ से अभी तक रहस्यमय चुप्पी है और यह चुप्पी यह बता रही है कि पर्दे के पीछे कितनी भारी कश्मकश चल रही है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कूटनीति हमेशा एक बीच का रास्ता, एक मिडिल पाथ जिसे बोलते हैं, वो दिखाती है। भारत हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करता आया है, यानी हम अपने फैसले किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं लेंगे, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वप्रिय रखकर यानी फर्स्ट कर हम लेंगे। याद कीजिए मई 2024 का वो हफ्ता जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। उस वक्त भी भारत के सामने ऐसी ही दुविधा थी। तब भारत ने अपनी दोस्ती का फर्ज भी निभाया और एक संतुलन भी साधा। भारत ने देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। भारत का तिरंगा आधा झुकाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तेहरान नहीं गए थे। भारत ने अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय और वरिष्ठ नेताओं का एक तेहरान में उन्होंने पूरा ग्रुप भेजा था। कूटनीति की भाषा में इसे परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट कहा जाता है, जहां आपने दोस्त को पूरा सम्मान भी दे दिया, उसकी दुख की घड़ी में शामिल भी हो गए और अमेरिका या इजराइल जैसे सहयोगियों के साथ सीधे टकराव की स्थिति को भी टाल दिया। पूरी संभावना है कि इस बार भी भारत इसी टेक्निक को आजमाएगा, सुरक्षित और एकदम परफेक्ट कूटनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ेगा। यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बेहद संवेदनशील और नाजुक माहौल में, जहां 17 जून को ही स्विट्जरलैंड में ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति के बीच 60 दिनों के शांति रोड मैप का एक दस्तखत वहां पे आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जनाजे का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये खुद तेहरान या मशहद नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका वहां जाना अमेरिका और इजराइल यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू के साथ भारत के सामरिक रिश्तों में एक अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। लेकिन भारत ईरान को पूरी तरह छोड़ेगा भी नहीं। भारत सरकार अपने किसी बेहद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, उपराष्ट्रपति या एक कूटनीतिक दल को इस जनाजे में शामिल होने के लिए भेज सकती है। तो वहां जाकर भारत की तरफ से शोक संवेदन प्रकट करेंगे और चाबहार पोर्ट से लेकर हमारे द्वीपक्षीय समझौतों की मर्यादा को सुरक्षित रखेंगे। सबसे एक चीज जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रही है इस टाइम पे, क्या जनाजे में पीएम मोदी खुद जाएंगे कि नहीं। और ऊपर से पाकिस्तान को खाली मैदान नहीं मिलेगा और वॉशिंगटन तेल अवीव को भी भारत की कूटनीतिक मजबूरियों का एहसास रहेगा। तो कूटनीति के इस बिसात पर मोहर बिछ चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा तैयार है। 2 करोड़ लोग, 3 शहर, सरहदों के पार फैला मातम और भारत के सामने कूटनीति की एक ऐसी परीक्षा जिसका एक सही फैसला भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगा और एक गलत फैसला दिक्कतें पैदा करेगा। भारत संतुलन का दांव खेलने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी सरकार के बंद कमरों में सुरक्षित है। अब इस पूरी कहानी को देखने, समझने और विश्लेषण करने के बाद यह सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं, जिसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके हिसाब से भारत को इस मोड़ पर क्या करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम कूटनीतिक खतरों को दरकिनार करके, एकदम साइड करके ईरान के इस जनाजे में खुद जाना चाहिए और एक पुराने दोस्त के साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश देना चाहिए? या फिर भारत के लिए इस वक्त अमेरिका और इजराइल की रणनीतिक पार्टनरशिप ज्यादा मायने रखती है और भारत को वहां जाने से पूरी तरह बचना चाहिए? आपको क्या लगता है, ईरान की पुरानी दोस्ती ज्यादा जरूरी है या फिर नए दौर की ये नई महाशक्तियां?
अपनी राय, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको आज का सीधी बात का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइए कि अगला एपिसोड सीधी बात का किस विषय, किस टॉपिक पे हम आपके लिए लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।